हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे जीआईबी के पीपीबी पेपर का यूनिट 3 जो कि है रिटेल बैंकिंग, होलसेल एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, एडीआर, जीडीआर एंड पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग क्या है? तो रिटेल बैंकिंग जो है, पहले फ्रेंड्स 1990s में बैंक जो थी वो डिपॉजिट लेती थी सारे कस्टमर से और एडवांसेस देती थी सिर्फ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज को। फिर बाद में जब ये महसूस होने लगा कि लोगों की कंजम्पशन नीड भी एक इकोनॉमी का एक पार्ट है, तो बैंकों ने इसको आगे बढ़ाया और लोगों को उनके कंजम्पशन नीड्स के बेसिस पे लोन देना शुरू किया। इस लोन को क्या चीज़ में कैटेगराइज किया गया फ्रेंड्स? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इसको कैटेगराइज किया गया, जिसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ को भी सम्मिलित किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वर्ण जयंती, ग्राम रोजगार योजना, ये सारी चीज़ों को भी इसमें, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये सबको इसमें सम्मिलित किया गया। तो फ्रेंड्स हम देख रहे थे कि 1990s के बाद जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू हुआ। अब इससे क्या हुआ कि हमारे मार्केट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का भी हमारा सहयोग मिलने लगा, और इससे क्या हुआ कि बैंकिंग सिस्टम में जो है लिक्विडिटी इंप्रूव हुई। द रिटेल लेंडिंग रिमार्केबल ग्रोथ इन द 1990s मेनली ड्यू टू रैपिड एडवांस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो रिटेल लेंडिंग में सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है 1990s में देखने को मिला, जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला, जिसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फिनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स एंड सेवरल माइक्रो लेवल डिमांड एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे। अभी फ्रेंड देखिए, इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन की वजह से हमारा जो पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो हमारा यंग पॉपुलेशन का है, और उनकी इनकम बढ़ने से उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ी, उनका बेटर लाइफ स्टाइल पाने का जो एस्पिरेशन होता है, एक्सपेक्टेशन होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का और सर्विसेज का, वो भी बढ़ा। तो इस तरीके से उनकी क्रेडिट नीड्स भी बढ़ी, तो हमारा जो क्रेडिट है उसमें भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला। और बैंकों ने, खास करके प्राइवेट बैंक्स जो है, उन्होंने शॉपिंग, फिनेंसिंग फॉर हाउसिंग, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इवन हॉलीडेज के लिए भी लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अभी फ्रेंड्स, व्हाट इज रिटेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग क्या है? तो रिटेल बैंकिंग एज डूइंग बैंकिंग बिजनेस विद इंडिविजुअल कस्टमर। इंडिविजुअल कस्टमर के साथ जो हम लोग बैंकिंग करते हैं वो रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग बोथ प्रोडक्ट्स देखते हैं, लाइबिलिटी साइड प्रोडक्ट भी और एसेट साइड प्रोडक्ट्स भी। इसके 3 बेसिक फीचर्स हैं। क्या क्या बेसिक फीचर है? एक तो है मल्टीपल प्रोडक्ट, जिसमें डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज। मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कॉल सेंटर, ब्रांच, इंटरनेट एंड कियोस्क। एंड मल्टीपल कस्टमर्स ग्रुप जैसे कंज्यूमर, स्मॉल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट्स। ये सारे हमारे रिटेल बैंकिंग के अंदर आते हैं। अभी देखिए, रिटेल प्रोडक्ट्स में फ्रेंड कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं जो कि हम लोग बैंकिंग में अपने रोजाना हम लोग देखते हैं, जिसमें रिटेल डिपॉजिट प्रोडक्ट है, जिसमें हमारा सेविंग बैंक है, आरडी अकाउंट है, करंट अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है सैलरीड क्लास पीपल के लिए, नो फ्रिल अकाउंट है जो हमारा अभी जनधन योजना और बीएसबीडी अकाउंट जो खुलता है वो हमारा नो फ्रिल अकाउंट हो गया। फिर है सीनियर सिटीजन डिपॉजिट अकाउंट। इसी तरीके से हमारे लोन प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि हम एसेट प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, जिसमें हमारा हाउसिंग लोन हो गया, हाउसिंग लोन टू एनआरआई, ऑटो लोन मतलब व्हीकल लोन, कंज्यूमर्स लोन मतलब किसी ड्यूरेबल्स, किसी गुड्स या किसी चीज़ को परचेज करने के लिए जो लोन देंगे वो कंज्यूमर लोन्स, पर्सनल लोन किसी पर्सनल नीड के लिए अगर कोई लोन देंगे तो पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ट्रेड रिलेटेड एडवांसेस टू इंडिविजुअल फॉर सेटिंग अप बिजनेस, रिटेल ट्रेड ईटीसी, क्रॉप लोन टू एग्रीकल्चर फार्मर्स, क्रेडिट कार्ड्स ईटीसी। रिटेल सर्विसेज भी हैं कुछ फ्रेंड्स, जिसमें कि हमारा लॉकर हो गया, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट हो गया, डिपॉजिटरी सर्विसेज हो गया, बैंक एश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया, जिसमें हम लोग इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्रॉस सेलिंग करते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राइवर्स ऑफ रिटेल बिजनेस इन इंडिया।
India's economy grew at an average rate of 6.8% and continues to grow at a higher rate, which is unique in the world. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.8% की एवरेज ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है. तो चेंजिंग कस्टमर डेमोग्राफिक इंडिकेट वास्ट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन कंजम्पशन बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. तो हमारा जो कस्टमर का जो कंजम्पशन ग्रोथ है वो भी बढ़ा है दोनों मायनों में, क्वालिटी के भी मामले में और क्वांटिटी के भी मामले में. अभी है कन्वीनियंस बैंकिंग. कन्वीनियंस बैंकिंग क्या है फ्रेंड्स? इज द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, ये सारी चीज़ें, यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कन्वीनियंस बैंकिंग है. मतलब हम लोग एडीसी चैनल्स जो है उसके थ्रू जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, तो वो उनके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वो यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए उसको कन्वीनियंस बैंकिंग बोलते हैं. फिर है इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट का भी जो है वो रिटेल क्रेडिट के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है. जैसे अगर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो लोग लोन ज़्यादा अवेल करना पसंद करेंगे. वैसे ही अगर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए तो लोग लोन कम लेना पसंद करेंगे. उसके बाद है बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. जो हमारा इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, जो हमारा बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 है, जो जिसको इंटीग्रेट करके बैंक में रिस्क को मैनेज किया जा रहा है. हमारा जो मार्केट रिस्क है और जो ऑपरेशनल रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, तो ये हमारे 3 मेन रिस्क है ना फ्रेंड्स. तो इसको भी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो इन्वॉल्व किए गए बेसल 1, बेसल 2, तो उससे रिस्क मैनेजमेंट में हमें काफ़ी हेल्प मिला. और इससे रिटेल लोन पोर्टफोलियो में भी काफ़ी हमें हेल्प मिला, जिससे कि हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. रिस्क को डाइवर्सिफाई करने का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे कुछ लोन जो है वो हाई रिस्क सेक्टर में देना, जैसे हमारे कॉर्पोरेट लोन्स हैं, एमएसएमई लोन्स हैं, और कुछ लोन सिक्योरिटी बेस्ड लोन जो होते हैं वहाँ पे रिस्क कम होता है, जैसे हमारा हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया, तो उसी को डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क बोलते हैं. फर्दर द डेलिंक्वेंसी डिफॉल्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटेल एडवांसेज वाज कंफर्टेबली ऑन द लोअर साइड. उसी तरह हमारा जो ये रिटेल एडवांसेज है वहाँ पे हम देखेंगे कि डिफॉल्ट के जो रेट है वो कम है इन कंपैरिजन टू कॉर्पोरेट लोन्स. तो इसीलिए बैंकों के ऊपर अब हमारे लोन जो एनपीए हो जाते हैं उन पे हमें प्रोविजनिंग करना होता है. तो ये जो प्रोविजनिंग का बर्डन है वो बैंकों के ऊपर कम हुआ. इसमें फ्रेंड एक हमारा सेगमेंट जो है हाउसिंग लोन का सेगमेंट, यहाँ इसमें हमें बहुत ही कम एनपीए देखने को मिलता है. इसलिए हाउसिंग लोन को जो है वो सबसे लीस्ट ग्रॉस एसेट इम्पेयरमेंट में यहाँ पे रिटेल सेगमेंट में बताया गया है. अभी नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिटेल बैंकिंग. अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिटेल बैंकिंग क्या है? देखिए, अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिटेल बैंकिंग में क्या है कि हमारा एक कंपनी है सिबिल. सिबिल के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे. सिबिल जो होती है वो जो भी बोरोवर होते हैं क्रेडिट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिबिल से शेयर करते हैं. और सिबिल के थ्रू हम अगर किसी को लोन दे रहे हैं तो हम उनकी क्रेडिट हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं. तो वही यहाँ पे दे रहा है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ हाउस होल्ड्स. The Credit Information Bureau India Limited, incorporated in 2000, aims at fulfilling the need of credit granting institution for comprehensive credit information by collecting, collating and disseminating credit information pertaining to both commercial and consumer borrowers. तो सिबिल में हम लोग कमर्शियल बोरोवर का भी क्रेडिट हिस्ट्री निकाल सकते हैं और कंज्यूमर बोरोवर्स का भी निकाल सकते हैं. अभी नेक्स्ट है होलसेल बैंकिंग एंड इंटरनेशनल बैंकिंग. होलसेल बैंकिंग क्या है फ्रेंड्स? होलसेल बैंकिंग रिफर्स टू डूइंग बैंकिंग बिजनेस विथ इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंटिटी, मोस्टली कॉर्पोरेट एंड ट्रेडिंग हाउस इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल्स, डोमेस्टिक बिजनेस हाउस एंड प्राइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज. जो भी इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटिटीज हैं उनके साथ जो हम लोग बैंकिंग बिजनेस करते हैं उसको हम लोग होलसेल बैंकिंग कहते हैं. इसको हम लोग कॉर्पोरेट बैंकिंग या कमर्शियल बैंकिंग भी बोलते हैं. अभी फ्रेंड्स इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है फंड बेस्ड सर्विस, दूसरा है नॉन फंड बेस्ड सर्विस, वैल्यू एडेड सर्विस एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस. अब देखिए फंड बेस्ड सर्विसेज में क्या क्या है. इसमें टर्म लेंडिंग हो गया, जैसे किसी बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग जो जैसे फैक्ट्री परचेज करना है या लैंड परचेज करना है तो उसके लिए जो हम लोग लोन देते हैं, मशीनरी परचेज करनी है तो वो हमारा टर्म लेंडिंग में आता है. वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, स्टॉक परचेज के लिए, बुक डेट परचेज के लिए अगर हम कोई लोन देंगे तो वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के अंदर आएगा. शॉर्ट टर्म फाइनेंस, अगर किसी कम समय के लिए किसी इंटाइटीज को अगर जरूरत है तो वो लोन शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आएगा. बिल डिस्काउंटिंग अगर हम करेंगे तो वो बिल डिस्काउंटिंग में आएगा. एक्सपोर्ट के लिए अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है उसके लिए कोई हम लोन देंगे तो वो एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट क्रेडिट होगा। स्ट्रक्चर्ड फिनेंस, फिर वैसे ही है नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज। नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज क्या है फ्रेंड? बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, कलेक्शन ऑफ बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। वैल्यू एडेड सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या है? कैश मैनेजमेंट सर्विसेज है, वेंडर फिनेंसिंग है, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है, फॉरेक्स डेस्क है, डेरिवेटिव डेस्क है, टैक्स कलेक्शन है, चैनल फिनेंसिंग है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो हमारा आरटीजीएस है, सिंडिकेशन सर्विसेज है, मनी मार्केट डेस्क है, एम्प्लॉय ट्रस्ट है, बैंकर टू राइट पब्लिक इशू है। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज में पेमेंट गेटवे सर्विसेज है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग है, सप्लाई चेन पार्टनर्स है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं फ्रेंड कि बैंक जो है कुछ प्रोडक्ट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को भी, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी हमारा जो बैंकिंग है वो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर करता है। दे ऑल्सो कैटर टू द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी काम कर रहा है बाई ऑफरिंग प्रोडक्ट लाइक कैश मैनेजमेंट सर्विस, म्यूचुअल फंड ईटीसी। बैंक ऑल्सो कैटर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए भी बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है। अभी नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग। इंटरनेशनल बैंकिंग क्या है फ्रेंड? इंटरनेशनल बैंकिंग जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है उसमें इंटरनेशनल बैंकिंग का मेनली रोल होता है। जैसे अगर कोई फंड जो है वो हमें बाहर से इंडिया में मंगवाना है या इंडिया से किसी को पेमेंट बाहर के देशों में भेजना है, तो वहाँ पे जो फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट जो रोल प्ले करता है वो इंटरनेशनल बैंकिंग के अंतर्गत आता है। तो द गवर्नमेंट एंड पीपुल ऑफ वन कंट्री में इन्वेस्ट कैपिटल एंड लेबर इन अनदर कंट्री, तो जो गवर्नमेंट और लोग हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैपिटल और लेबर इन्वेस्ट करते हैं। और उससे क्या होता है? इनकम अर्न होती है और प्रॉफिट होता है, डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट और रॉयल्टी वो गेन करते हैं। तो द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द प्लेस वेयर ईच कंट्री पीपल कैन पे फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड रिसीव देयर इंटाइटलमेंट्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि लोग या कोई भी देश यहाँ पे देश फ्रेंड्स गवर्नमेंट से मतलब है, तो लोग या गवर्नमेंट जो है वो एक देश से दूसरे देशों में पेमेंट भेज सकती है और रिसीव कर सकती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। Banks are among the active members of the foreign exchange market and they provide certain types of services to their customer called international banking services। तो बैंक भी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक एक्टिव मेंबर की तरह काम करता है जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जिसको कि हम लोग इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज बोलते हैं। बैंकिंग सर्विसेज कैटरिंग टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इंटरनेशनल बैंकिंग। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होते हैं उसको भी हम लोग इंटरनेशनल बैंकिंग बोलेंगे। अब नीड ऑफ एक्सपोर्टर्स, फ्रेंड्स एक्सपोर्टर्स देखिए यहाँ पे नीड ऑफ एक्सपोर्टर्स दिया है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्टर्स दिया है, ठीक है। तो दोनों को हम एक साथ साथ देखते चलेंगे। जैसे एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट है तो बैंक प्रोवाइड प्री शिपमेंट फिनेंस। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग से लेके गुड्स को पैकिंग करने तक, जब वो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ पे उसको जो खर्च लगेगा उसमें जो उसको फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो बैंक फिनेंस के थ्रू उसको देंगे, तो उसी को हम लोग एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट बोलते हैं। Export bill negotiation. Bank negotiate export bills drawn under LC if the documents are found to be strictly in the term with the LC condition and payment of the bills of the exporter is made even before the bills are realized from its importers। एक LC होता है फ्रेंड्स। LC के बिहाफ में क्या होता है कि जैसे अगर कोई एक्सपोर्टर है तो वो कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट से उसको उसके लिए पैसे मिलेंगे, तो वो जब यहाँ से एक्सपोर्ट कर देगा तो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो बैंक से वो एक्सपोर्ट बिल निगोशिएशन के तौर पे पैसे ले सकता है और जब इंपोर्टर से उसको वो पैसे मिलते हैं तब ये बिल जो है उसको रिकंसाइल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट बिल परचेज एंड डिस्काउंटिंग। इवन व्हेन द एक्सपोर्ट्स आर नॉट कवर्ड अंडर एलसी, बैंक सैंक्शन क्रेडिट लिमिट एंड पे द वैल्यू ऑफ द इनवॉइस। अब जैसे यहाँ से एलसी बैंक ने नहीं ले रखा है तो यहाँ पे फ्रेंड एलसी में क्या होता है कि इंपोर्टर की बैंक और एक्सपोर्टर की बैंक दोनों इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व नहीं है, उस एलसी की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, इनवॉइस अगर कुछ है उसने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रखा है तो इनवॉइस के बेसिस पे बैंक जो है वो उसको बिल परचेज या डिस्काउंटिंग के थ्रू जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अवेल कर सकती है।
नेक्स्ट है एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन सर्विसेज। द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आर सेंट इन कलेक्शन बाय द एक्सपोर्टर थ्रू हिज बैंकर फॉर पेमेंट बाय द ओवरसीज। अब यहाँ क्या है, एक्सपोर्ट बिल जो है कलेक्शन के लिए जो है वो ओवरसीज भेजा जा चुका है बायर्स के पास, ठीक है। तो सच पेमेंट रिसीव अगेंस्ट द डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द बायर्स बैंक। तो ये जो पेमेंट है वो उसको उसके बायर के जो बैंक से है वहां से उसको मिलेगी टू कलेक्टिंग बैंक को, एंड प्रोसीड क्रेडिट टू हिज अकाउंट, और प्रोसीड जो है वो एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और इसके लिए आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, बैंक जो है इसके लिए कमीशन और चार्जेस जो है वो लेती है, उसके बाद वो एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बैंक गारंटी। बैंक ऑल्सो इशू गारंटी इन फॉरेन करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर्स फॉर अप्रूव्ड पर्पसेज एज डिफाइंड अंडर FEMA। बैंक गारंटी भी फॉरेन करेंसी में ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर इशू करती है बैंक, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट लिमिट्स और अगेंस्ट 100% कैश मार्जिन। उसकी अगर क्रेडिट लिमिट अवेलेबिलिटी है तो वो हम दे सकते हैं, या फिर 100% कैश मार्जिन लेकर भी हम उसको बैंक गारंटी देते हैं। नेक्स्ट है रुपी एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल। यहाँ पे था फ्रेंड्स कि फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट बिल्स हम लोग कलेक्शन कर रहे थे, और यहाँ पे क्या है कि एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट में उसको INR में हम लोग रुपी एडवांस प्रोवाइड कराते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। फिर है एक्सपोर्ट LC एडवाइजिंग। एक्सपोर्ट LC एडवाइजिंग में फ्रेंड्स एक जो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप होता है लीडिंग बैंक के साथ, वहाँ पे कोई एक बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइस करती है। ठीक उसी तरह ये एक्सपोर्ट LC कंफर्मेशन है। यहाँ पे कोई एक बैंक जो होती है जो LC इशू किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, तो उसको बैंक जो है वो कंफर्म करती है। नेक्स्ट है सप्लायर्स क्रेडिट। दिस फैसिलिटीज इनेबल इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एक्सटेंड टर्म क्रेडिट टू इम्पोर्टर्स टू एलिजिबल गुड एट द पोस्ट शिपमेंट स्टेज। सप्लायर्स क्रेडिट जो है, जैसे पैकिंग क्रेडिट सब फ्रेंड वो प्री शिपमेंट क्रेडिट के लिए था, वैसे ही सप्लाइड क्रेडिट जो है वो पोस्ट शिपमेंट स्टेज के लिए है। इसमें उसको वेयर हाउस के लिए मिल सकता है, गुड्स स्टोरेज के लिए मिल सकता है, ठीक है मैम। तो वही उसको हम लोग सप्लायर क्रेडिट में देखते हैं। ठीक उसी तरह रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्टर्स है, वहाँ भी जैसे वहाँ एक्सपोर्ट के लिए था, वहाँ इंपोर्ट के लिए इम्पोर्ट कलेक्शन बिल, जो इम्पोर्ट के लिए जो बिल होगा उसके कलेक्शन के थ्रू पे हम लोग बैंक जो है वो फिनेंस करेगी। डायरेक्ट इम्पोर्ट बिल, FEMA allows importer to receive import document directly from the overseas supplier subject to certain condition, and bank help importers to settle payments against the direct imports। डायरेक्ट इम्पोर्ट बिल्स के थ्रू भी बैंक जो है पेमेंट सेटलमेंट करने में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को हेल्प करती है। एडवांस पेमेंट टुवर्ड्स इंपोर्ट, अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए एडवांस पेमेंट इंपोर्टर्स को भेजना है तो वो भी बैंक उसमें हेल्प करती है। इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वैसे इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर्स। अरेंजिंग फॉर बायर्स एंड सप्लायर्स क्रेडिट, जैसे वहाँ प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट के लिए एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे बायर्स के लिए प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट एडवांसेस की अवेलेबिलिटी बैंक कराता है। नेक्स्ट है बैंक गारंटी। अगर कोई इंपोर्टर को बैंक गारंटी की जरूरत है तो वहाँ भी 100% कैश मार्जिन लेकर के, या अगर उसकी एलिजिबिलिटी है तो बैंक गारंटी जो है वो फॉरेन करेंसी में ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड रेमिटेंस सर्विसेज। रेमिटेंस सर्विसेज क्या है? रेमिटेंस सर्विसेज में एक है EFC अकाउंट सर्विसेज। EFC अकाउंट सर्विसेज एक टाइप का करंट अकाउंट होता है फ्रेंड, जिसमें अगर कोई एक एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जो है वो फॉरेन से कोई गुड्स जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका जो पैसा होगा वो इस अकाउंट में वो ले सकता है। तो ये पैसे मंगाने में और पैसे भेजने में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्पेशली जो बिजनेस पर्सन है उनको काफ़ी हेल्प मिलता है इसमें। रिसीट ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज, अब कोई बाहर में काम कर रहा है उसको कोई चीज़ इंडिया में भेजनी है कुछ पैसे, तो वो जो है रिसीट ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज के थ्रू पैसे भेजेगा। फिर है पेमेंट सर्विसेज टू अब्रॉड। अब मान लीजिए यहाँ से किसी को फॉरेन में पैसे रेमिट करने हैं तो हम लोग उसको पेमेंट सर्विसेज टू अब्रॉड आउटवर्ड रेमिटेंस के थ्रू, बैंक जो है इसमें एक ऑथराइज डीलर की तरह काम करता है। तो हमें इंडिया से अगर दूसरे कंट्री में पैसे भेजने हैं तो हम आउटवर्ड रेमिटेंस के थ्रू भेजेंगे, और अगर हम बाहर से इंडिया में पैसे मंगाने हैं तो हम इनवर्ड रेमिटेंस के थ्रू मंगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब हो गया कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर ब्रोकिंग हो गया, गोल्ड बुलियन का सेल हो गया, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हो गया, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू चैनलाइज करना को ही यूनिवर्सल बैंकिंग हम लोग कहते हैं।
इसमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो हैं वो दोनों होते हैं, लाइफ के लिए और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए। जैसे किसी गुड्स की इंश्योरेंस करनी है, कोई गाड़ी की इंश्योरेंस है, स्टॉक की इंश्योरेंस है, तो वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो गया। और अगर किसी पर्सन के लाइफ की इंश्योरेंस करनी है, हमारे लाइव स्टॉक जैसे बफेलो के लिए हम लोग लोन देते हैं, काऊ के लिए लोन देते हैं, लाइव स्टॉक के लिए लोन देते हैं, तो वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आ जाएगा। Universal banking refers to a super financial hub for marketing of all the financial products sold by the private public government bodies under one roof। तो यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब क्या होगा? ये एक सुपर फिनेंशियल हब होता है कि हमारे फिनेंशियल प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए, जो कि प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट बॉडीज किसी के द्वारा सोल्ड किए जा सकते हैं एक ही रूफ के नीचे। क्रॉस सेल देयर प्रोडक्ट्स टू ए वास्ट क्लाइंटल ऑफ कस्टमर्स। इससे क्या होता है कि हम अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट जो हैं वो क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं टू ए वास्ट क्लाइंटल ऑफ कस्टमर्स को। एंड इसके बदले में हम लोग फी बेस्ड और नॉन फी बेस्ड इनकम जो है वो बैंकों को मिलते हैं, जो कि बैंक के लिए प्रॉफिटेबल है। द कस्टमर इज इक्वली बेनिफिटेड, और कस्टमर भी इक्वली बेनिफिट होता है क्योंकि उसको एक ही जगह पे कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट को वो ले सकता है और अपने लिए चुन सकता है। अभी नेक्स्ट है प्रोग्रेस ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग इन इंडिया। फ्रेंड्स, इंडिया में जो है यूनिवर्सल बैंकिंग में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड हैव ऑल्सो टाइड अप विथ कमर्शियल बैंक टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। म्यूचुअल फंड ने बैंकों के साथ टाई अप किया। आईसीआईसीआई को आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्ज किया गया और आईडीबीआई को आईडीबीआई बैंक के साथ मर्ज करके आईडीबीआई लिमिटेड बनाया गया, जो कि कमर्शियल शेड्यूल बैंक की तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद SIDBI बनाया गया, SIDBI इंस्टीट्यूशन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने में हेल्प करता है। नाबार्ड को लिया गया, जो कि नाबार्ड डायरेक्ट फाइनेंसिंग करता है किसको? हमारा जो भी एग्रीकल्चर एलाइड एंड एक्टिविटीज होता है उसके लिए नाबार्ड हेल्प करता है। मेनी ऑफ द बैंक हैव टाइड विद दिस इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे बैंक जो है इन इंस्टीट्यूशन के साथ उनका टाई अप है, जो कि ज्वाइंट अप्रेजल करते हैं, बिजनेस शेयरिंग करते हैं और एक साथ को फाइनेंसिंग करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। उसके बाद कुछ समय के बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में भी बैंकों को दिया गया, वो वहाँ पे बैंकों के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द डेट मार्केट ऑल्सो, डेट मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ये। उसके बाद कुछ समय के बाद बैंकों को RBI ने ये परमिट भी किया कि वो गोल्ड कॉइन ऑफ 999.9 प्योरिटी को भी सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद डीमैट अकाउंट्स का चलन आया, जहाँ पे कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जैसे NSDL या CSDL के साथ बैंक जो है डीमैट अकाउंट ऑफर कर सकती है, जहाँ पे लोग इंटरनेट बेस्ड ई ब्रोकिंग सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। सेबी के साथ टाई अप अरेंजमेंट करके रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को भी कैपिटल मार्केट में ट्रेड करने में बैंकों ने हेल्प किया। और सम ऑफ द बैंक आर ऑल्सो ऑफरिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम टू देयर रेसिडेंशियल NRI कस्टमर। कुछ बैंक जो हैं वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम भी देते हैं अपने NRI कस्टमर्स को। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो कि बैंकिंग सर्विसेज के अंदर आई, फिनेंशियल प्रोडक्ट्स, तो उसी को हम लोग यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट ADR एंड GDR। फ्रेंड्स, ADR और GDR जो है वो एक निगोशिएबल ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज ट्रेडेड ऑन ए लोकल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ ए कंट्री बट रिप्रेजेंट ए सिक्योरिटी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी दैट इज इशूड बाय ए फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। जैसे कोई फॉरेन की कंपनी में यहाँ के लोग वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ADR या GDR के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड। ये एक निगोशिएबल ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी जो है वो आउटसाइड कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, हमारे यहाँ की कंपनी आउटसाइड में इन्वेस्ट कर सकती है, और इसके थ्रू जो पेमेंट उनको मिलता है वो उस कंट्री के करेंसी के रूप में उनको मिलेगा। तो वैसे ही देखिए ADR जो है, ADR टिपिकली ट्रेडेड ऑन US नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही GDR जो है वो यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में यूज होता है। Both ADR and GDR are usually denominated in US dollar but can also be denominated in euros। दोनों ADR और GDR जो है वो US डॉलर और यूरो डॉलर में डिनोमिनेट किया जाता है। जिसे मैंने आपको अभी बताया ना कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको पेमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी में मिलेगी, तो वो करेंसी आपका डॉलर और यूरो हो सकता है। A deposit receipt is created when a foreign company wishes to list its already publicly traded shares or debt securities on a foreign stock market।
एक्सचेंज। डिपॉजिट रिसीट जो होती है एक फॉरेन कंपनी जो है जो कि ऑलरेडी पब्लिकली ट्रेड कर रही है अपने शेयर का या डेट सिक्योरिटीज़ का एक फॉरेन एक स्टॉक एक्सचेंज में, उसी को डिपॉजिट रिसीट मैकेनिज्म कहते हैं। तो इसी में आपका एडीआर और जीडीआर जो है इसके थ्रू यहाँ पे काम होता है। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी रिसीट का बेनिफिट क्या है? एक तो इससे ग्लोबल ट्रेड में इंक्रीज हुआ है, दूसरा है जो वर्ल्ड मार्केट में है जो हमारे एक्सपोजर है, जो कंपनी है जो डीआर में इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं और उनसे क्या है उनकी शेयर लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। इंकरेज एंड इंटरनेशनल शेयर होल्डर बेस, इंटरनेशनल शेयर होल्डर को के बेस को भी इंकरेजमेंट मिलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। एंड एक्सपाट्राइट्स लिविंग अब्रॉड विथ एन ईजियर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन देयर होम कंट्रीज। और जो लोग अब्रॉड में रह रहे हैं उनके पास एक ईजी अपॉर्चुनिटी है कि वो होम कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टर्स के लिए क्या इसमें फ़ायदा है? इन्वेस्टर को इसमें गेन बेनिफिट होता है, जो एक्सचेंज रिस्क होता है फॉरेक्स एक्सचेंज रिस्क उससे वो अपने आप को सेव कर सकते हैं। और बेनिफिट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव रेट्स द यूएस डॉलर एंड यूरो हैव विथ रिस्पेक्ट टू मोस्ट फॉरेन करेंसीज। और जो यूरो और डॉलर में जो कॉम्पिटिटिव रेट्स होता है उसको विथ रिस्पेक्ट टू मोस्ट फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में यूएस डॉलर और यूरो डॉलर का जो फ्लक्चुएशन रेट होता है, जो कॉम्पिटिटिव रेट होता है, उसमें उनको बेनिफिट मिल सकता है। So thus an issue of ADR GDR by a company is an overseas market gives people the opportunity to add the benefits of foreign investment while bypassing the unnecessary risk of investing outside their own border। तो इससे क्या होता है उनके बॉर्डर से बाहर इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क होता है इसको वो कम कर सकते हैं और उससे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है? फॉरेनर्स और नॉन रेसिडेंट आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। जो फॉरेनर और नॉन रेसिडेंट्स हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में अलाउ नहीं है उनको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। इसके लिए उनको FII और सेबी के थ्रू खुद को रजिस्टर करना होता है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स आर लाइक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। दीज आर इशूड बाय FII टू एंटिटीज दैट वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट बट डू नॉट वांट टू रजिस्टर देमसेल्फ। तो ये उन एंटिटीज को दिया जाता है जो कि हमारे FII इन्वेस्टर में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, लेकिन रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं। तो FII जो है वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होती है। तो पार्टिसिपेटरी नोट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है। तो FII के थ्रू जो एंटिटीज होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज करेंगे। इसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। FII इशूज द नोट्स टू इन्वेस्टर्स अब्रॉड। और FII जो है वो जो इन्वेस्टर्स जो बाहर में रह रहे हैं उनको नोट्स प्रोवाइड करती है विद डिटेल्स ऑफ स्क्रिप्ट्स, जो भी खरीद परचेज हो रहा है, बाई सेल हो रहा है, उसकी डिटेल्स के साथ। दैट कैन बी बॉट एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो कि कुछ समय के बाद, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको विथ रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ वो खरीद बिक्री उसकी कर सकते हैं। इफ द क्लाइंट एग्रीज दे डिपॉजिट द फंड विद द ओवरसीज ब्रांच ऑफ द FII। अगर क्लाइंट इसके लिए एग्री हैं तो वो FII की जो ओवरसीज ब्रांचेज है वहां पे फंड रेमिट करेंगे। देन द इंडियन आर्म ऑफ द FII प्रोसीड विद द ट्रांजेक्शन। और उसके बाद जो FII जो है इंडिया की वो इस ट्रांजैक्शन के साथ प्रोसीड करेगी, उनके बिहाफ में वो इंडियन मार्केट में स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करेगी, उसके बाद उसको अपने अकाउंट में सेटल करेगी। द डिटेल ऑफ द अल्टीमेट इन्वेस्टर्स आर नॉट रिवील्ड एट ऑल इन द इंडियन मार्केट और टू द सेबी। तो उस टाइम क्या था फ्रेंड्स कि जो डिटेल होता था जो इन्वेस्टर्स का वो बताया नहीं जाता था इंडियन मार्केट में या सेबी को, उनके नेम डिस्क्लोज नहीं किए जाते थे। उसके बाद ऑन रिकमेंडेशन बाय लाहिरी कमिटी इन 2004 सेबी पास्ड a regulation that derivative instrument like participatory notes against underlying Indian securities can be issued only to regulated entities and further transfer। 2004 में लाहिरी कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद सेबी ने एक रेगुलेशन पास किया कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है वो केवल उन्हीं को इशू किया जाएगा जो कि एक रेगुलेटेड एंटिटीज हैं और फर्दर वही उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए नो योर क्लाइंट प्रिंसिपल जो है वो लाया गया। तो नो योर क्लाइंट प्रिंसिपल में क्या है
कि अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सब अकाउंट में इशू डील इन और होल्ड ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सच एज पार्टिसिपेटरी नोट्स, इक्विटी लिंक्ड नोट्स और एनी अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट against underlying securities listed or proposed to be listed on any stock exchange in India only in favor of those entities which are regulated by any relevant regulatory authority। तो वही entities इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि किसी regulated authorities के अंदर वो entities काम कर रहे हैं of their incorporation or establishment subject to compliance of know your clientele requirements। तो वही नो योर क्लाइंटल रिक्वायरमेंट्स वही फ्रेंड्स कि जो एंटिटीज इन्वेस्ट करेंगे वो किसी रेगुलेटेड अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, उनसे इनकॉर्पोरेट होने चाहिए या उनमें इस्टेब्लिश होने चाहिए उनके अंडर में, तभी वो पार्टिसिपेटरी नोट्स की खरीद बिक्री कर सकते हैं। FII आर नॉट अलाउड टू इशू पार्टिसिपेटरी नोट्स टू इंडियन नेशनल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज। तो FII जो है वो पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है इंडियन नेशनल्स को नहीं दे सकती है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो PIO होते हैं उनको नहीं दे सकती है, या किसी ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज को है जो कि विच आर मेजोरिटी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय NRI, जिसमें कि शेयर्स जो NRI के शेयर हैं और या उनकी कंट्रोलिंग मेजोरिटी जो है वो NRI की ज़्यादा है, वैसे कॉर्पोरेट बॉडीज को FII पार्टिसिपेटरी नोट्स में इन्वेस्ट करने की अनुमति नहीं देती है। नेक्स्ट है FII आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द सेबी ऑन ए मंथली बेसिस। FII को सेबी को मंथली बेसिस में रिपोर्ट करना होता है अगर वो कोई पार्टिसिपेटरी नोट इशू कर रहे हैं या रिन्यू कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं या रिडीम कर रहे हैं। उसी तरह सेबी को भी क्वार्टरली रिपोर्ट एक जारी करनी होती है जिसमें कि पार्टिसिपेटरी नोट्स में कितने इन्वेस्टमेंट हुई है उसका डिटेल उसमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही ये जो हमारा रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग एंड यूनिवर्सल बैंकिंग का चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स।